चलो बात करते हैं अपन आज सीयूटी के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। जो कल हम लोगों का सीयूटी का पेपर हुआ था उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे और कितने सिंपल क्वेश्चन थे और कितने कठिन थे और कितने मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन थे, है ना। थोड़ा सा अपन क्वेश्चन पेपर के बारे में भी देख लेते हैं कि कैसा पेपर आया था, है ना। चलो तो बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो है पेपर एनालिसिस के बारे में यदि अपन देखें तो देखेंगे ध्यान से, है ना। सबसे पहले यदि अपन पेपर के बारे में बात करें तो जो पेपर आया था अपने पास, तो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो 70% क्वेश्चन जो है ना, सिंपल क्वेश्चन जो है वो कितने थे, लगभग 70% क्वेश्चन जो है वो अपने सिंपल थे, है ना। ये 70% क्वेश्चन अपने पास कैसे थे, सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। मतलब बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन आए थे, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। उसके बाद जो है यदि अपन बात करें मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन जो है वो 20 से 25% क्वेश्चन जो है मॉडरेट क्वेश्चन थे। कोई ज़्यादा मतलब बहुत खतरनाक तरीके से कठिन क्वेश्चन नहीं थे कि बिल्कुल अपनों से बने ही नहीं, है ना। मतलब यूँ मान के चलो कि 30 क्वेश्चन अपनों से लगभग बनना था, जो 70% के अंदर जाते हैं। 30 क्वेश्चन बिल्कुल आंसर अपने आ सकते थे, है ना, बिना कुछ सोचे समझे। उसके बाद यदि अपन बात करें हार्ड क्वेश्चन की, तो हार्ड क्वेश्चन कितने थे, लगभग 5 से 10% जिसको अपन छोड़ सकते थे। जो 10%, जो 5 से 10% अपन लिखा है, इसमें 10 क्वेश्चन जो अपने को छोड़ना था वो लगभग इसमें जा सकते थे। मतलब लगभग ये मान के चलो कि 38 से 40 क्वेश्चन अपने को बन जाने थे केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। चलिए तो अब अपन बात करते हैं पेपर के बारे में। पेपर के बारे में बात करते हैं, देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले जो है देखो ध्यान से। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बेस्ड ऑन पीकेए वैल्यू, है ना। सबसे पहले अपने को क्या पूछा है, एसिडिटी का ऑर्डर पूछा है ना, अम्लता का क्रम अपने से पूछा गया है। तो हम लोगों ने जो है डीएनपी रूल पढ़ा था, और डीएनपी रूल अपने को पता ही है कि डीएनपी रूल क्या होने वाला है ना। जिसमें सबसे पहली जो प्रायोरिटी हम लोग देते हैं, तो प्रायोरिटी में अपन डिस्टेंस को देखते हैं, उसके बाद नंबर को देखते हैं, उसके बाद पावर को देखते हैं, ठीक है। तो यदि अपन इस क्वेश्चन के अंदर एसिडिटी का ऑर्डर देखें तो सबसे पहला ऑप्शन अपने को दिया है BrCH2COOH। दूसरा ऑप्शन दिया है देखो ClCH2COOH, है ना। और फिर दिया है FCH2COOH, और फिर दिया है HCOOH, है ना। ये चार अपने को ABCD दिए हैं, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, अपने को इसको क्रम में जमाना है, ठीक है। तो अपने को ये पता है कि डिस्टेंस जो है चारों के अंदर कैसा होने वाला है, सेम होने वाला है। इसमें तो कोई -I होने वाला है नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इसके बाद यदि अपन नंबर की बात करें तो नंबर भी जो है सभी के अंदर बिल्कुल सेम होने वाला है। सभी के अंदर -I जो है वो कितना होगा, 1 1 होने वाला है, एक -I होने वाला है, ठीक। इसके बाद जो है यदि अपन बात करें पावर की, है ना, क्योंकि पावर ही बचा लास्ट में, तो यदि पावर की बात करेंगे तो -I का जो ऑर्डर होने वाला है, सबसे ज्यादा पावर किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा, सबसे ज्यादा जो अम्लीय होगा वो कौन होने वाला है, देखो C जो है सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। और कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें C जो है सबसे ज्यादा अम्लीय बताया जा रहा है, तो एक तो यहाँ बताया जा रहा है और एक बोलो यहाँ बताया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि सेकंड और फोर्थ जो है अपना खत्म हो जाता है, मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद जो है यदि अपन बात करें फर्स्ट और थर्ड में, तो इसके बाद जो है फिर चेक करेंगे तो कौन आने वाला है, Cl। तो बोलो B जो है वो B यहाँ पे आने वाला है। इसका मतलब थर्ड नंबर भी खत्म हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो अगला जो क्वेश्चन आने वाला है ना, अगले क्वेश्चन में बोला है कि अपने को हाइड्रेशन कराना है, मतलब जल योजन कराना है। सबके अंदर जो है जल का अणु अपने को जोड़ना है, सबके अंदर जो है जल का अणु अपने को जोड़ देना है। इस तरीके से जल का अणु अपने को जोड़ देना है, ठीक। तो चलो यार ये जल का अणु अपन जोड़ देते हैं। देखो सबसे पहले जो है जब एल्कीन में अपन जल का अणु जोड़ते हैं तो मार्कोनिकॉप के हिसाब से अपन जोड़ते हैं, और मार्कोनिकॉप ये बोलता है कि हाइड्रोजन वहां जाके जुड़ेगा जहां उसके फैमिली के लोग ज्यादा है, उसके परिवार के लोग ज्यादा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे जो है एक हाइड्रोजन होने वाला है। इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और OH कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। इसका मतलब A का क्या आने वाला है, सेकंड आने वाला है। ऑप्शन में चेक करेंगे A का सेकंड जो है, केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें A का क्या आने वाला है, सेकंड, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। मतलब ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब पहले में ही अपना आंसर आ चुका है, ठीक। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट।
अगला जो क्वेश्चन आने वाला है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन एनाल्जेसिक, है ना, पीड़ाहारी नहीं है, बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा मतलब अपने इसको बहुत ज्यादा याद भी किया था, है ना। रेनिटिडीन जो है अपने को पता है कि ये जो है एनाल्जेसिक नहीं होने वाला है, बाकी सारे जो है ये क्या होने वाले हैं, एनाल्जेसिक मतलब पीड़ाहारी होने वाले हैं, ठीक है। बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला देखो, जब अपन अगला क्वेश्चन देख रहे हैं तो देखो SN2 रिएक्शन अपने को पूछा है ना, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर अपने को पूछा है, रिएक्टिविटी का मतलब क्रियाशीलता का क्रम पूछा गया है ना। तो SN2 की जो रिएक्टिविटी है ना, वैसे तो हम लोगों ने बहुत पढ़ा है इसको, SN2 की जो रिएक्टिविटी है, जो क्रियाशीलता है, SN2 की जो रिएक्टिविटी है वो स्टेरिक हिंड्रेंस की जो है बाधा जो होती है, त्रिविम बाधा की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। स्टेरिक हिंड्रेंस की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किसकी होती है, देखो यहाँ पे C वाला, है ना, 3 डिग्री RX जो है सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस रखता है। इसका मतलब यह है कि जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, रिएक्टिविटी जो क्रियाशीलता होगी वो उतनी ही कम होने वाली है। इसका मतलब क्या होगा कि सबसे कम जो क्रियाशील होने वाला है वो कौन होगा, C। तो C वाला जो है सबसे कम क्रियाशील कौन से ऑप्शन में बताया गया है, तो वो ऑप्शन अपने पास एक ही है, 4th वाला। सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 4, मतलब बाकी को अपने को चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना, सीधा आंसर अपना 4th वाला आ रहा था, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है ना, अनसीन पैसेज जो क्वेश्चन अपने पास आया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और मोल कॉन्सेप्ट का ये कॉम्बो क्वेश्चन था। इसमें 2 चैप्टर इसमें लगा के दिए गए थे, है ना। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो ये पैराग्राफ अपने सामने सभी लोगों ने वैसे पढ़ा होगा, पेपर सभी के पास है से वैसे, है ना। तो ये पैराग्राफ बड़े अच्छे से अपन ने पढ़ा है ना। इसमें अपने को कुछ रिएक्शन दी गई है, रिएक्शन देखेंगे तो अपने को रिएक्शन दी गई है और STP पे अपने को कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन का दिया है, 67.2 लीटर अपने को दिया है, वो भी 15 मिनट के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन इस पैराग्राफ के बेस पे क्या बन रहा है देखेंगे, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड, है ना। तो कितना वॉल्यूम अपने को दिया है, तो अपने को पता है कि मोल इज इक्वल टू, मेरे पास कुछ फॉर्मूले हैं, है ना। मोल बराबर में कुछ फॉर्मूले लिखता हूं, तो मैंने यहाँ सबसे पहले लिखा है मास अपॉन क्या लिखते हैं अपन, मोलर मास, एक फॉर्मूला तो ये होता ही है। उसके बाद जो है पार्टिकल अपॉन में बोलो Na लिखते हैं, एवोगैड्रो नंबर, उसके बाद बोलो वॉल्यूम इन STP, है ना, STP में जो है अपन लिखा है यहाँ पे। उसके बाद जो है डिवाइड करते हैं अपन 22.4 लीटर्स, है ना। ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो जो अपने को वॉल्यूम दिया है हाइड्रोजन का, कितने हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रही है, तो उस केस में जो है यदि अपन देखें तो जो अपने को वैल्यू दी है ना, वैल्यू एक बार अपन चेक कर लेते हैं, है ना। 67 पॉइंट क्या दिए, देखो ध्यान से 67.2 दिए, है ना। तो देखो ध्यान से 67.2, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 67.2 डिवाइड में क्या करेंगे 22.4 लीटर, तो सीधा आंसर क्या आने वाला है 3 मोल आंसर आने वाला है ना। मतलब 3 मोल हाइड्रोजन जो है वहां पे ऑक्सीडाइज होने वाली है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसी पैराग्राफ वाले की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, है ना। अगला जो क्वेश्चन आने वाला है इसमें देखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ 67.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। देखो ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है ना, कितने मोल इलेक्ट्रॉन जो है वहां लगने वाले हैं 67.2 लीटर ऑक्सीजन में, है ना, सॉरी हाइड्रोजन के अंदर, है ना। हाइड्रोजन के अंदर जो है कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगने वाले हैं, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं वापस से क्वेश्चन पे जाता हूं। क्वेश्चन पे देखेंगे कि जब मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन है ना, जब अपन ने रिएक्शन को बैलेंस किया तो जब 1 मोल मेरे पास क्या है हाइड्रोजन है, तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, 2 मोल, है ना। 2 मोल इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, ठीक है। कितना मोल जा रहा है, 2 मोल। लेकिन मेरे पास हाइड्रोजन जो आया है वो कितना मोल आया है, 3 मोल। जब मेरे पास हाइड्रोजन 3 मोल आया है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कितना मोल हो जाएगा, 6 मोल हो जाएगा। कितना मोल हो जाएगा, 6 मोल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगला जो क्वेश्चन अपने पास आया है उसमें यदि अपन आंसर देखेंगे तो आंसर अपना क्या आने वाला है, 6 मोल, मतलब 6 मोल आने वाला है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था और मोल कॉन्सेप्ट इसके अंदर मिक्स है, बेसिक वाला है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन आया है उसी पैराग्राफ का है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा है ना, प्रोड्यूस्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ 67.2 लीटर ऑफ H2, है ना। तो देखो ध्यान से, फेराडे का फर्स्ट लॉ यदि अपन देखें तो अपने को ये बात पता होगी। देखो W इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है, ZIT होता है, ठीक है। क्या होता है, ZIT होता है। तो उस केस में यदि अपन देखें तो W इज इक्वल टू Z और ये IT को अपन Q मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज हम लोगों ने लिखा था, ठीक है। चलो तो इसके बाद जो है
यदि अपन यहाँ देखेंगे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी मतलब अपने को पूछा क्या गया है, क्यू पूछा गया है ना, इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या पूछा है, क्यू, और डब्ल्यू यहाँ पे कितना आने वाला है, हाइड्रोजन का मास देखेंगे तो मुझे ये बात पता है कि मोल इज इक्वल टू, मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन क्या होता है, मोलर मास होता है। तो बोलो मोल मेरे पास कितने आए थे, तो मोल मेरे पास आए थे हाइड्रोजन के 3, और मास मुझे निकालना है, और मोलर मास कितना होता है 2, इसका मतलब मास मेरे पास कितना आने वाला है, 6 ग्राम आने वाला है। 6 ग्राम को जब यहाँ रखा जाएगा तो 6 और z होता है इक्विवेलेंट मास, अपॉन में बोलो क्या होता है 96500 है ना, और इंटू बोलो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब इक्विवेलेंट मास कितना आने वाला है, तो इक्विवेलेंट मास के बारे में यदि अपन बात करें तो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास होता है 1, तुल्यांक की भार जिसको बोलते हैं, फिर बोलो 96 और ये बोलो 500 इंटू क्या हो जाएगा क्यू, जब क्यू निकालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है 579000, मतलब आंसर क्या आने वाला है, सेकंड वाला आने वाला है, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी है ना, और बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है ना। देख लो क्यू जो है यहाँ पे 579000 जो है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी अपने पास आने वाली है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया है, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में बोला है इफ द एंटायर करंट प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ सिल्वर है ना, फ्रॉम सिल्वर सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड विल बी है ना। तो फिर से अमाउंट ऑफ सिल्वर अपने से पूछा है, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट अपने को वही लेना है जो पिछले क्वेश्चन में अपने निकाला था। ठीक है, तो बोलो फिर से एक बार वो फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू बोलो Z I और बोलो T, या फिर W इज इक्वल टू बोलो Z और बोलो क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, चलो W मुझे निकालना है, तो W इज इक्वल टू बोलो क्या आने वाला है, और इक्विवेलेंट मास हो जाएगा Z इज इक्वल टू अपॉन में बोलो 96500 हो जाएगा। ठीक है, 96500 हो जाएगा। ठीक, इंटू बोलो क्या रखेंगे Q। चलो अब यहाँ पे यदि W निकालना है तो W बराबर बोलो इक्विवेलेंट मास अपने को पता है 108 होता है, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर Ag प्लस का 1 होता है, तो जो एटॉमिक मास होगा वही क्या होगा, उसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 108, फिर बोलो 96500 हो जाएगा। और Q की जो वैल्यू अपन निकाली थी, अभी हाल देखो Q की वैल्यू अपन ने क्या निकाली, देखो 579000 है ना, 579000 देखो ध्यान से, तो ये देखा 579000 रखा है ना। चलो इससे जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये कितने टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 टाइम। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अपना आंसर आने वाला है वो आने वाला है 648, मतलब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 648 ग्राम जो है अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक बात सबको क्लियर होगी है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन अपने पास आने वाला है, देखो द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना ऑन द अपोलो मून फ्लाइट वॉज है ना। तो देखो ध्यान से, सीधा सीधा अपने को ये जो पैराग्राफ अपने को दिया है, तो उस पैराग्राफ के अंदर अपने को पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के बारे में ही बोला है, तो थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना था कि यदि पैराग्राफ दिया है तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा। तो अपोलो मून फ्लाइट वर्स के अंदर जो है जो आंसर आने वाला है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल आने वाला है। सीधा आंसर याद करने वाला ही क्वेश्चन था ये है ना, मतलब बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। यदि याद होगा तो लगा देंगे, नहीं याद होगा तो फिर उसको छोड़ना ही था अपने को। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट देखो फिर से एक बार और अनसीन पैसेज जो क्वेश्चन आया है पैराग्राफ वाला है ना, ये डी ब्लॉक ए ब्लॉक का क्वेश्चन होने वाला है ना, डीएफ ब्लॉक का है ना, डीएफ ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन है ये। चलो इसका पैराग्राफ तो तुम लोगों ने सभी ने पढ़ ही रखा होगा, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पे आता हूँ सीधा है ना, सीधे अपन क्वेश्चन पे आते हैं। सभी लोग वैसे भी पेपर लेके बैठे होंगे है ना। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन इस पैराग्राफ पे क्या दिया है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना। इनकरेक्ट मतलब गलत अपने से पूछा है, सबसे पहले तो यही अपने को फोकस करना है कि गलत पूछा गया है ना, गलत पूछा गया है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहला जो अपने को बोला गया है स्टेटमेंट, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सिल्वर इज ग्रेटर देन सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पैलेडियम। ठीक है, तो बिल्कुल अपने को ध्यान रखना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट होने वाला है कि सिल्वर की जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बिल्कुल ज़्यादा होने वाली है, किससे, पैलेडियम से है ना। पैलेडियम के अंदर जो है D10 होता है ना, और सिल्वर के अंदर भी D10 होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन 4s जो s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। तो सेकंड वाली की बात करेंगे, फर्स्ट वाली होती तो फिर अपन बोल सकते थे कि पैलेडियम की ज़्यादा होती है, लेकिन यदि सेकंड की बात चल रही है तो बिल्कुल सिल्वर की जो सेकंड जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बिल्कुल ये वाला कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है
जिरकोनियम और हाफनियम जो है शेयर्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, है ना, मतलब लगभग इनके परमाणु गुणधर्म जो है वो कैसे होते हैं, लगभग समान होते हैं, है ना। लेकिन फिर भी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो, क्योंकि एलिमेंट ही अलग है, क्योंकि तत्व ही अलग है, तो इनके कुछ गुण ऐसे होते हैं जो बिल्कुल क्या होते हैं, अलग होते हैं, मैच नहीं होते हैं। तो अपन इस पे सोचेंगे, लेकिन उससे पहले अपने को बाकी की स्टेटमेंट भी पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीज इज लोअर देन दैट ऑफ क्रोमियम, बिल्कुल ये बात जो है क्या होने वाली है, बिल्कुल करेक्ट होने वाली है, क्योंकि क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है बिल्कुल मैग्नीज से कैसा होता है, ज्यादा होता है, और मैग्नीज का कैसा होता है, कम होता है। ये हम लोगों ने बिल्कुल नोट्स के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है, बिल्कुल एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है इंटरस्टेशियल कंपाउंड जो है आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं, बिल्कुल सही बात है, और बिल्कुल ना तो ये आयोनिक होते हैं और ना ही कोवलेंट होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा है, बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। इसका मतलब ये है कि जो ज्यादा ज्यादा करेक्ट जो अपना आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, सेकंड आने वाला है, सेकंड आंसर इसका होने वाला है, बिल्कुल ये आने वाला है ना। वैसे तो कंट्रोवर्सी इस क्वेश्चन के अंदर है ना, मतलब देखा जाए तो सभी स्टेटमेंट क्या होने वाले हैं, करेक्ट है ना। तो फिर भी देखा जाए तो ज्यादा सही आंसर इसका क्या आएगा, सेकंड वाला आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। सेकंड के बारे में बोला है, ना कि फर्स्ट के बारे में बोला है। अब सेकंड बोला है, सबसे पहले तो अपने को वेनेडियम दिया है, फिर क्रोमियम दिया है, और फिर बोलो मैग्नीज दिया है, 3 एलिमेंट दिया है ना। एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें, 23 होता है, 24 होता है, और बोलो ये 25 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में यदि अपन बात करें तो सबसे पहले जो है 3D क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये बोलो 4s2 हो जाएगा। यहाँ एक्सेप्शन वाला केस है, 3D 5 होने वाला है, और बोलो 4s1 हो जाएगा। यहाँ बोलो फिर से 3D 5 होने वाला है, और ये बोलो 4s2 होने वाला है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका मतलब है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है, तो वो एनर्जी कौन सी होगी, फर्स्ट वाली। तो पहले जब एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे क्या बचने वाला है ना, यहाँ पे क्या बचने वाला है, 4s, क्या बचेगा 4s1, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गया तो बोलो 4s0, और फिर यहाँ पे यदि अपन देखें तो इसमें क्या बचेगा, देखो इसमें भी देखो, इसमें क्या बचने वाला है 4s1, ठीक है। अब देखो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बोला है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्रोमियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, 3d5 से। अब d5 जो है मोस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि अपने को पता है कि यहाँ पे d5 जो है बिल्कुल ज्यादा स्टेबल होने वाला है, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल है ना, और एक्सचेंज एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ज्यादा स्टेबल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इन दोनों से ज्यादा एनर्जी लगने वाली है, क्योंकि ये बाहर शेल वाला है, ये अंदर वाला शेल वाला है, ऐसा भी अपन देख सकते हैं। इसका मतलब इससे ये ज्यादा हो गया, इससे ये ज्यादा होगी, मतलब आंसर सीधा सीधा दिख रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यदि अपन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स एग्जिबिट सेम कलर इन एक्वस सॉल्यूशन, सेम कलर इन एक्वस सॉल्यूशन आने वाला है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले यदि मैं कलर लिखता हूं यहाँ पे आयन के, है ना, एक्वस सॉल्यूशन में, तो जो Fe2+ जो होता है ये होता है अपने पास ग्रीन कलर का, है ना। कौन सा कलर का होता है, ग्रीन कलर का। इसके बाद देखो V+4 और Cu2+, ये दोनों जो होते हैं ब्लू कलर के, और जो Mn2+ होता है वो होता है पिंक कलर का, है ना। ये बिल्कुल अपने पास होने वाले हैं ना, ये बिल्कुल होने वाले हैं। तो अब देख लो, वैसे भी ये कलर यदि अपने को याद है तो सीधा अपन देख के बता सकते हैं। तो यहाँ देखो V4+ आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट में, और 2+ आएगा, सीधा आंसर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों क्या होने वाले हैं, ब्लू ब्लू कलर होने वाले, नीले कलर के होने वाले हैं, ठीक है। बाकी में ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन आने वाला है, देखो विच मेटल हैज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, वही पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो हाईएस्ट जो शो करता है वो कौन होता है, मैग्नीज +7 में होता है। पढ़ के आए अपन, बड़े अच्छे से याद है, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए बिल्कुल बनना था ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, चलो। Why do the actinoids exhibit higher number of oxidation state than lanthanoid? बिल्कुल ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें कुछ कठिन था ही नहीं, मतलब ये क्वेश्चन बनना था अपनों से, है ना। बिल्कुल एनर्जी डिफरेंस जो है वो कैसा होना था, 5f और 6d के बीच में कैसा होता है, बहुत कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप कर जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या आसानी से डोनेट भी हो सकते हैं। तो उस केस में हम बोलेंगे कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करता है वो कौन करता है, एक्टिनाइड। उसका रीजन अपने पास सामने लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं डिफरेंस कैसा होता है, इसके कंपेरिजन में इसमें ज्यादा होता है, उसमें डिफरेंस कम होता है। तो आंसर सीधा क्या होने वाला है, सेकंड होने वाला है। आंसर क्या होगा, सेकंड होगा, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन अपने पास आने वाला है, देखो अगला जो क्वेश्चन अपने पास आने वाला है, देखो ध्यान से।
अगला जो क्वेश्चन अपने पास आने वाला है, चलो कुछ लोगों की कमेंट जो है मैं देख नहीं पाया था, है ना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे ना। देखो अगला क्वेश्चन सॉल्यूशन का क्वेश्चन है ना, जो विलियन नाम का चैप्टर था अपना, उसका क्वेश्चन आया है। कैम्फर इन हाइड्रोजन गैस इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल अपन ने स्टार्टिंग में जो है सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन की एक टेबल बनाई थी हम लोगों ने, सॉलिड 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 लिक्विड, है ना। तो उसमें से सीधा एग्जांपल उठ के आया है ये, है ना, बिल्कुल सिंपल है ना, सीधा सॉलिड गैस का एग्जांपल है ये, ऐसा कैसे नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। क्वेश्चन बिल्कुल जो है मान के चलो कि जो नोट्स अपन ने पढ़े हैं बिल्कुल क्वेश्चन उसी में से आए हैं, बाहर से कुछ भी नहीं है। आउट ऑफ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एनसीईआरटी का ही है ना, एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन भी इसके अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। देखो सबसे पहले यहाँ पे अपने को, है ना, ये पूछा है, उसके बाद ये पूछा है, उसके बाद ये पूछा है, उसके बाद ये पूछा है, और सीक्वेंस अपने को बताना है, बिल्कुल सीक्वेंस बताना है। हो सकता है क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, सीक्वेंस अपने को बताना है, ठीक है। तो शुष्क ईथर मैग्नीशियम दिया है, और यहाँ पे ग्रिग्नोड रिएजेंट अपने को CH3 MgBr दिया है। तो ये अंडरस्टूड है कि ये वाली जो चीज आएगी ये क्या आने वाली है, CH3 MgBr आने वाली है। और ये कौन से RX से बना हुआ, क्योंकि जब RX की रिएक्शन अपन मैग्नीशियम के साथ कराते हैं तो बिल्कुल ग्रिग्नोड रिएजेंट बनता है। तो इसका मतलब ये है कि ये B बिल्कुल यहाँ आने वाला है, ये B जो है बिल्कुल यहाँ आने वाला है। अब B के बाद जो है, B के बाद जो है यहाँ देखो ये अपना क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, B और A, है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा B, उसके बाद क्या आएगा A, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। बाकी जो है ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, दोनों ऑप्शन क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आता ही है। अच्छा इसके बाद जो है, इसके बाद देखो H2 है ना, तो यहाँ देखो ध्यान से, अब क्या बनने वाला है, H2O तो एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड वाली रिएक्शन अपन ने पढ़ी है, एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड सक्रिय हाइड्रोजन जिसके अंदर होता है, तो सीधा यहाँ क्या बनता है, एल्केन। तो यहाँ क्या बनने वाला है, CH4, जो अपने पास क्या होने वाला है, बोलो D, मतलब D आने वाला है ना। तो B A और फिर बोलो D, मतलब ये भी खत्म हो चुका, आंसर क्या हो जाएगा A। और ये तो अपने को पता ही है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, क्लोरीन CH3 है ना, और Cl हम लोगों ने लिखा था। और जब एक्सेस में यदि क्लोरीन होता है तो CH मतलब क्लोरोफॉर्म भी बनता है, CCl4 भी बनता है, बिल्कुल ये बात अपने को पता ही है, नोट्स के अंदर लिखी हुई थी, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल आंसर क्या होने वाला है, फर्स्ट होने वाला है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन आया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला क्वेश्चन अपने पास आया है, सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले मोलर मास ऑफ प्रोटीन कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोटीन का जो मोलिकुलर मास है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ही अपन कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल ये अपने को बात बताती है, ठीक है। उसके बाद जो है ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल टू द क्या आता है, मोलरिटी, क्योंकि पाई इज इक्वल टू होता है MRT, है ना, या CRT भी अपन लिखते हैं, वन टॉप फैक्टर के साथ में लिखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलरिटी होता है। ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा है, बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ठीक है। जब सी वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस जो आरओ अपन बोलते हैं, ऑकर्स व्हेन प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड। बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा है, करेक्ट है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर अपन ने किसको बोला था, या ऑस्मोसिस किसको बोला था, कि जब लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर जब सॉल्वेंट का पार्टिकल जाता है तो उसको अपन ने क्या बोला था, ऑस्मोसिस बोला था। और जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे अपन प्रेशर बढ़ाए रहे हैं, है ना, तो ये प्रोसेस उल्टी हो जाती है ना, रिवर्स हो जाती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो उस केस में ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा है, करेक्ट है ना। फिर देखो ये बायो से रिलेटेड एक स्टेटमेंट यहाँ पे आया है, एडिमा ऑकर्स ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर इन टिश्यू सेल्स एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। बिल्कुल जो है टिश्यू के अंदर जो पानी भर जाता है ऑस्मोसिस के कारण, है ना, ऑस्मोसिस का जो रिजल्ट आता है, मतलब जब ऑस्मोसिस होता है तो टिश्यू में पानी आ जाता है, जिससे एक डिसीज होती है जिसको अपन बोलते हैं एडिमा, स्वेलिंग आ जाती है ना, सेल्स के अंदर क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाता है, मतलब हल्का सा सूजन आ जाती है, ठीक है। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, एडिमा बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसमें चारों स्टेटमेंट जो है ये क्या होने वाले, करेक्ट। लेकिन हो सकता है केमिस्ट्री वालों ने जो है ये वाला स्टेटमेंट नहीं पढ़ा हो, तो इस क्वेश्चन को अपन छोड़ भी सकते थे, 10 क्वेश्चन में अपन इसको रख सकते थे, बिल्कुल इसको अपने को हाथ नहीं लगाना था, क्योंकि इन 3 के बेस पे आंसर नहीं आ रहा था, बिल्कुल यहाँ पे 4 ऑप्शन जब अपन देखें थे, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट,
अगला जो क्वेश्चन अपने पास आने वाला है, देखो अगला क्वेश्चन अपने पास आया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड डी अपने को दिया है ना, और 50 डिग्री सेल्सियस पे अपने को दिया है 500 mm Hg दिया है, उसके बाद 800 mm Hg दिया है। द बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए एंड डी बॉइल्स एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 700 mm Hg प्रेशर दिया है। द मोल परसेंटेज ऑफ डी पूछा है। मोल परसेंटेज पूछा जाए या मोल फ्रैक्शन पूछा जाए, लगभग एक जैसे ही है। मोल फ्रैक्शन आने पे उस पर 100 का मल्टीप्लाई अपन कर देंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखें, हाँ इसका अपन थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट अपन यदि करते हैं तो देखो ध्यान से, फॉर्मूला जो अपने पास लगाया गया था, कौन सा फॉर्मूला था, तो पी टी इज इक्वल टू अपन ने यहाँ लिखा है पी नॉट ए, और ये लिखा अपन ने एक्स ए। एक ए दिया है और एक डी दिया है, तो बी की जगह अपन क्या लिख लेंगे, डी लिख लेंगे। तो पी नॉट ए एक्स ए, उसके बाद बोलो पी नॉट डी, और ये बोलो क्या हो जाएगा, एक्स डी हो जाएगा, ठीक है। पी टी अपने को दिया है टोटल कितना दिया है, 700 दिया है, चलो ये 700 रख दिया अपन ने। पी नॉट ए अपने को कितना दिया है, देखो ध्यान से 500 दिया है, तो 500 रख देंगे। देखो ये 500 हो गया, इनटू एक्स ए अभी मैं ऐसे कैसे रख रहा हूँ, चलो। उसके बाद बोलो पी नोट डी जो है वो कितना दिया, देखो ध्यान से 800 दिया है, तो ये रख दिया अपन ने 800, और ये बोलो क्या रख दिया, एक्स डी रख दिया, ठीक। अब अपने को ये बात पता है कि अपने को पूछा क्या है, एक्स डी, क्योंकि यहीं से अपना परसेंटेज निकलने वाला है, ठीक है। तो अपने को ये बात पता है कि टोटल जो मोल फ्रैक्शन होता है एक्स ए और एक्स डी कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। तो मैं यहाँ पे डी मुझे चाहिए, तो मैं एक्स ए की वैल्यू पुट करूंगा, तो बोलो एक्स ए 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स डी हो जाएगा, ठीक है। चलो एक्स ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो चलो ये 700 हो गया। 700 के बाद बोलो 500 ऐसा कैसे लिखा जाएगा। उसके बाद बोलो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस है ना, क्या लिखेंगे 1 माइनस बोलो क्या आने वाला है, एक्स डी आने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस अपन लिखेंगे, चलो ये लिखा अपन ने प्लस। उसके बाद बोलो 800 आने वाला है, चलो ये 800, और ये बोलो एक्स डी हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद जो है 700 यदि अपन लिखते हैं, है ना, 700 अपन लिखा है। इसके बाद जो है देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बोलो 500, और माइनस क्या आने वाला है 500, क्या होने वाला है, एक्स डी होने वाला है। फिर बोलो प्लस 800 होने वाला है, उसके बाद बोलो क्या आएगा, एक्स डी आने वाला है, ठीक है। चलो 700 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 500। यदि अपन आगे सोल्व करें तो 800 एक्स डी में से अपन 500 एक्स डी करेंगे तो बोलो कितना बचेगा, 300 क्या हो जाएगा, एक्स डी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो 300 एक्स डी इज इक्वल टू बोलो, डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसमें से, है ना, 200 आने वाला है माइनस करने के बाद, तो बोलो एक्स डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 आने वाला है, और 2/3 मतलब बोलो 0.66 हो जाएगा अप्रॉक्स लिखा तो, है ना। अब ये आया अपने पास मोल फ्रैक्शन। अब अपने को परसेंटेज चाहिए, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो। जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन अपने पास आया है वो है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं, है ना, यदि थोड़ी स्पेस अपने को मिल जाए, है ना, तो अपन यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले जो है अपने को जो रिएक्शन दी है, वो रिएक्शन के बारे में सबसे पहले जो इनिशियल रेट है वो अपने को लिख देना है ना। रेट अपने को कैसे लिखा जाता है अपने को पता ही है, के लिखा जाएगा, उसके बाद A2 लिखा जाएगा, उसके बाद यहाँ एक्स लिखा जाएगा इस तरीके से, और यहाँ अल्फा और ये बोलो बीटा लिख देंगे। ये बिल्कुल कोई भी रिएक्शन यदि दी जाए तो उसके लिए अपने को रेट लिखते आना चाहिए, है ना। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन को यदि अपन देखें तो देखो ध्यान से, अपने को A2 दिया है, एक्स दिया है, बिल्कुल ऐसा कैसे दिया है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, है ना। तो देखो ध्यान से थोड़ा सा अपन समझे इसको, है ना। क्वेश्चन मेरे पास है, वैसे तो बार बार अपन स्लाइड पीछे नहीं करते हैं, क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यदि मैं R1 लिखता हूं सबसे पहले इनिशियल रेट R1 इज इक्वल टू, है ना। तो यदि R1 लिखा जाए तो R1 कैसे लिखा जाएगा, देखो के, और ये लिखा अपन ने A2, और ये अल्फा और बीटा तो अपने को दिए ही है, तो बिल्कुल अपन क्वेश्चन में देख के लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो ध्यान से, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड डबल इट्स वैल्यू बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन इट, है ना, इफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर बोला है, और सेकंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A2, है ना। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले जो है A2 के रेस्पेक्ट में अपने को बोला है सेकंड ऑर्डर, और ये बोला है फर्स्ट ऑर्डर, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू उसने क्वेश्चन में अपने को दे रखी थी, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, क्या चेंज करने का बोला है, कंसंट्रेशन अपने को पता है, लेकिन उसने वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो मैं एक बार फिर से R1 लिखता हूँ, और यहाँ K लिखता हूँ, और मैं यहाँ लिखता हूँ N मतलब मोल,
क्योंकि मोल अपन में वॉल्यूम में क्या होता है कंसंट्रेशन, और ये पावर में क्या आएगा 2, और ये फिर बोलो N/V, और पावर में कितना आने वाला है 1 आने वाला है। यहाँ तक बात मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी। चलो इसके बाद जो है यदि अपन आगे बढ़े तो मैं एक बार फिर से अब R2 है ना, अब R2 लिखने वाला हूँ, क्योंकि R2 वो चेंज करके R2 निकालने वाला है। तो बोलो यहाँ पे उसने क्या बोला है कि वॉल्यूम को क्या किया गया है, डबल किया गया है ना, तो वॉल्यूम डबल किया है तो 2V होने वाला है, और ये पावर में 2 आएगा। एक बार फिर से N/ क्या आने वाला है 2V आने वाला है, और पावर में कितना आएगा 1। ये 1-2 क्वेश्चन में दिया गया था, अपन ने कैलकुलेट नहीं किया है, ठीक है। चलो अब इसके बाद जो है दोनों का क्या लेना रहता है, बोलो रेशो, तो K से क्या K से K क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर बोलो R1 अपॉन में क्या करेंगे R2 करेंगे, और फिर बोलो यहाँ पे ये क्या होने वाला है N/V से N/V खत्म होगा तो 1/1। यहाँ पे इस तरीके से अपन एक बार फिर से एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, बोलो ये 1/2, और बोलो क्या आने वाला है, ये 2 आने वाला है, ठीक है। इसके बाद देखो 1/1 की पावर में बोलो क्या आएगा 1, और ये बोलो फिर से कैंसिल आउट होगा, है ना, ऐसे कैसे कैंसिल आउट होगा, तो ये बोलो 1/2 की पावर में बोलो क्या आएगा 1। बोलो ये कितना होने वाला है 1/2 2 हो जाएगा, तो 1/4 और 1/8 होने वाला है। इसका मतलब सीधा यदि अपन R1 अपॉन R2 लिखें तो ये क्या आने वाला है, बोलो 8/1 आने वाला है। उलट के जाएंगे तो सीधा क्या हो जाएगा 8/1 होगा। तो देखो ध्यान से R2 जो मेरे पास आया है, R2 जो मेरे पास आया वो क्या आया R1 अपॉन में बोलो क्या आएगा 8, मतलब इनिशियल रेट जो है वो 8 टाइम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ये R2 अपनी फाइनल रेट है और ये अपनी इनिशियल रेट है। अब देखो क्वेश्चन के ऊपर यदि अपन आते हैं तो आंसर अपना क्या आने वाला है, बोलो डिक्रीज बाय 8 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, मतलब आंसर क्या होने वाला है, फर्स्ट होने वाला है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन यदि अपन देखें, है ना, ये अगला क्वेश्चन यदि अपन देखें, देखो ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पी ब्लॉक का क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सिग्मा बॉन्ड पूछा गया है। P4O10 का स्ट्रक्चर अपने को पता ही है कि 4 फॉस्फोरस अपन ने इस तरीके से बनाए थे, और हर 2 फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन आना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। इस तरीके से अपन ने याद भी किया था, ठीक है। हर 2 फॉस्फोरस के बीच में देखो इस तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से जो है ये बनाया था, ठीक है। और फिर बोलो ये 2 फॉस्फोरस के बीच में ये, और ये 2 फॉस्फोरस के बीच में ये हो जाएगा, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर बोलो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। जब अपने को पता है कि डबल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा और एक पाई होता है, सारे सिग्मा बॉन्ड जब काउंट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ये 20 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब बाकी के क्वेश्चन जो है राजेश खोदे सर जो है आने वाले हैं, वो आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सभी को। आई होप सभी स्टूडेंट का बहुत अच्छा एग्ज़ाम रहा होगा, और हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री का सॉल्यूशन और उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो अभी तक आपने यहाँ पर 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा। अगले 20 क्वेश्चंस के लिए मैं आपके सामने हूँ। और हम लोग पेपर की बात करें तो हमारा पेपर, अगर हम सरलता की बात करें तो 70% हमारा पेपर इतना आसान था कि जिसको हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। और हमारे पास 10 से 15% ऐसे क्वेश्चन थे जिसको थोड़ा सा मेहनत लगती पर सॉल्व हो सकते थे, ठीक। और हम बात करें 10 से 5% की, तो ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जो हमको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते थे, ठीक। परंतु हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें हमें 50 में से कोई 40 करना था। तो अगर हम थोड़ा सा धैर्य रखकर और शांति के साथ काम करते तो हमारे 40 क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो सकते थे, और हमने किए भी हैं। तो अब हम इसी आशा के साथ अपने अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्वेश्चन मेटलर्जी से था। एल्युमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट का मुख्यतः क्यों मिलाया जाता है, क्यों डाला जाता है, तो इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। अब इस क्वेश्चन के लिए आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो आपको 2 बातें सही नजर आएगी, बट हमको इसमें से वो बात का चयन करना जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सही हो या हमें इस काम के लिए वो ज़्यादा आवश्यक लगती हो। तो हम देखें तो हम एल्युमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए क्रायोलाइट को क्यों मिलाते हैं, तो भाई एल्यूमिना के गलनांक बिंदु को कम करने के लिए। एक तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, हम लोग क्या यहाँ पर चालकता को बढ़ाने के लिए भी इस क्रायोलाइट को मिलाते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन क्या ऐसा भी था जहां पर विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए भी हम देख सकते हैं।
बट अगर इन दोनों में से मुझे किसी एक ऑप्शन का चुनाव करना हो तो वो मेरे पास क्या पहला मेरा आंसर होगा, जो कि इस क्वेश्चन के लिए मोर करेक्ट है। बट हम इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं चाहे तो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है यदि दर स्थिरांक k के लिए हमको एक वैल्यू दी गई है 2 गुणा 10 की घात -2 सेकेंड इनवर्स, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए हलवा क्वेश्चन था। सीधा विघटन स्थिरांक की यूनिट पकड़कर आपको अभिक्रिया की कोटि देखना था। हमने कक्षा के अंदर बहुत बार विघटन स्थिरांक k के लिए सीधा क्या यहाँ पर सांद्रता के लिए किस तरीके से हम पावर को लें कि हमें विघटन स्थिरांक की इकाई प्राप्त हो। तो सांद्रता की घात 1 - n, यहाँ पर हम लोग समय इनवर्स इस तरीके से विघटन स्थिरांक के लिए इकाई बनाते हैं, और यहाँ पर सांद्रता हम जो है जनरली मोल प्रति लीटर में देखते हैं, जो कि 1 - यहाँ पर क्या हो जाएगा n, और समय को हम सेकेंड इनवर्स में लेते हैं। ठीक, अब हमको क्या दिए गए इस इकाई मान से अभिक्रिया की कोटि पहचानना है। तो हमारे पास अगर यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि 1 ले लें तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, और किसी की पावर 0 मतलब 1, तो आपके पास क्या सेकेंड इनवर्स बन जाएगा। मतलब सिंपल सा यहाँ पर n का वैल्यू 1, अर्थात ये जो हमारा दर स्थिरांक है वो अभिक्रिया कोटि प्रथम के लिए होगा। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारे लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है यह भी रासायनिक बलगतिकी से लिया गया है। एक जटिल अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि खाली स्थान के बराबर होती है। तो भाई जटिल अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक पद हो, और इन एक से अधिक पद में वह पद जो कि क्या हो स्लो हो, जिसकी रेट या दर कैसी हो धीमी हो, उस हमारे पद के लिए जो भी वहां पर अभिक्रिया की क्या होगी अणुसंख्यकता, वही हमारी अभिक्रिया की कोटि के बराबर होती है। तो सीधा सा प्रश्न था, अगर हम इसके सारे ऑप्शन को पढ़ते तो डी ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको चमकता हुआ आपके आंसर के रूप में नजर आएगा। अभिक्रिया के सर्वाधिक मंद चरण की आणविकता को ही क्या हम अभिक्रिया की कोटि के बराबर देखते हैं, जबकि कोई जटिल अभिक्रिया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर विलियन चैप्टर से लिया गया है। एक अणु X किसी दिए गए विलायक में निम्नलिखित समीकरण के अनुसार संबंध होता है। तो हमें X की दी गई सांद्रता के लिए बांटाव गुणांक I का मान दिया है, और संबंधित अणु का क्या हमें वियोजन का अंश भी दिया है, n का मान निकालना है। अब इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा घुमाया गया है। जनरली हम जो बांटाव गुणांक के प्रश्न देखते हैं या देखते हुए आए हैं, उसमें हमको वियोजन के लिए क्या आयनन की मात्रा, वियोजन बांटाव गुणांक या n पूछा जाता है, बट यहाँ पर संयोजन के लिए पूछा गया है। किसके लिए? संयोजन के लिए। इस बात का हमको ध्यान रखना था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो बांटाव गुणांक I होता है 1 माइनस क्या होता है अल्फा प्लस अल्फा अपॉन होता है n। तो आपको I का जो मान है क्वेश्चन में 0 पॉइंट क्या दे रखा है बेटा 8, यहाँ पर आपको 1, अल्फा का मान भी 0 पॉइंट क्या दिया है 3, और यहाँ पर प्लस अल्फा अगेन 0.3 डिवाइडेड बाय n। n क्या लाऊं कि मुझे I इतना मिले, तो आपको अलग अलग n पुट करके सोचना था। तो आप सोच सकते थे यहाँ 1 में से 0.3 को घटाएं तो 0.7 मिलेगा, और अगर मैं इस 0.3 को n3 लेकर डिवाइड करता हूं तो यहाँ पर मेरे पास आंसर कितना आता 0.1, और 0.1 को 0.7 से ऐड करा दूं तो 0.8 मेरा आंसर बनता। ठीक, मतलब मुझे n का वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए कितना मिलने वाला है 3। बहुत मतलब सरल क्वेश्चन आपको एग्जाम ने पूछे हैं। बस आपको क्या अपना कंप्लीट जो भी
हमने कोर्स पढ़ा है कक्षा के अंदर, जो हमारे नोट्स है, अगर हम उसको बहुत अच्छे से एक बार रीड कर लेते तो आपके पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन एकदम करेक्ट होते, जो कि कई बच्चों ने करके आए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। तो यहां पर अगला जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। संकुल दिया है जिसमें कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पर एथिलीन डायमीन हमारा लिगेंड है और सल्फेट हमारा काउंटर आयन है। ठीक, हमें CO का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो यहाँ पर आप इसका होल टॉइस देख रहे हो, तो हम जिस भी सेंट्रल मेटल एटम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर चाहते हैं उसका x, अगर उसका नंबर ज्यादा है तो नंबर के अनुसार x की वैल्यू ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये जो एथिलीन डायमीन है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0, और इसके साथ 6 का इंटू करोगे तो भी 0 आएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं सल्फेट का, -2 × 3 इक्वल टू यहाँ कॉम्प्लेक्स का टोटल चार्ज 0, तो यहाँ पर 2x यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर -6 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 2x बराबर +6 और x बराबर +6 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर हमारे पास आने वाला है +3। तो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो था वो क्या हमारे लिए 3 था। ठीक, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सारे इसके हमने DPP और प्लस टेस्ट पेपर में प्रैक्टिस की है, तो हम सब का ये क्वेश्चन सही होगा। अगला देखें, तो अगला हमारे पास जो है जैव अणु से क्वेश्चन आया है, जिसमें हमको डाइपेप्टाइड एक लेना है ग्लाइसिन और एक एलानिन लेकर क्या सही संरचना बनाना है। तो हम सब जानते हैं ग्लाइसिन एकमात्र अमीनो एसिड है जो कि प्रकाशिक निष्क्रिय है। प्रकाशिक क्या है, निष्क्रिय। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जनरली हमारे पास क्या यहाँ पर ये 3 ग्रुप कांस्टेंट रहते हैं, चौथा अल्काइल ग्रुप रहता है जिसमें वेरिएशन होता है, परिवर्तनशील होता है। बट ग्लाइसिन के लिए वो R का परिवर्तन क्या H के रूप में होता है, मतलब यहाँ पर ये जो कार्बन है कायरल कार्बन नहीं होता है। क्लियर। अब ये तो हमारा ग्लाइसिन स्ट्रक्चर हो गया। अगर सेकेंड की बात करें हम एलेनीन या एलानीन की, तो यहाँ पर हमारा NH2 मिलेगा, यहाँ पर COOH आएगा, यहाँ पर फर्दर हमारे पास H रहेगा। बट इसके R ग्रुप के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या आने वाला है, CH3। ठीक, अब हम सब जानते हैं कि 2 अमीनो एसिड का पेप्टाइड बॉन्डिंग क्या इधर का OH इधर का H लेकर इन दोनों को कार्बन नाइट्रोजन को पेप्टाइड से जोड़कर क्या इस बॉन्डिंग को कराया जाता है। तो इस आधार पर अब आप देख लें कि आपका करेक्ट जो आंसर बनने वाला है, यहाँ पर हम चेक करते हैं तो वो फर्स्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वह क्या पुनः कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से लिया गया है, जिसमें एक कॉम्प्लेक्स दिया है, हमें इसमें नंबर ऑफ आयन पहचानना है। तो आप सब जानते हो इसकी संख्या अगर हम देखें तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने अनगिनत बार कक्षा के अंदर, टेस्ट पेपर के अंदर और DPP के अंदर बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो सीधा आपको शॉर्टकट भी बताया था, कॉम्प्लेक्स आयन का एक आयन मानकर काउंटर आयन का जो भी हमारे पास नंबर है उसको जोड़कर इसका सीधा डायरेक्ट नंबर ऑफ आयन बनाया जा सकता है। अगर इसको डिसोसिएट करें तो यहाँ पर CrNH3 का होल 6 और यहाँ पर 3 प्लस हमारा काउंटर आयन होगा और यहाँ पर 3Cl-। अब आप चेक कर लो तो एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन का और 3 नेगेटिव का, तो टोटल नंबर ऑफ आयन यहाँ पर हमारे पास जो बनने वाला है वो क्या 4 होने वाला है। तो आप देखिए कितने आसान प्रश्न भी हमको मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है ये सीधा मोल कंसेप्ट बेसिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन उठाया है। निम्नलिखित को उनमें निहित अणुओं की संख्या के घटते हुए क्रम में, और वो भी अणु ना कि परमाणु। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, हमको यहाँ पर अणु पूछा गया है। ठीक, तो हम यहाँ पर सबके मोल बना ले। तो 16 ग्राम को हमने O2 के लिए क्या 32 ग्राम मोलर मास से डिवाइड करा तो इसका मोल आया 0.5। अगर मैं 16 ग्राम
को यहाँ पर 44 ग्राम CO2 से डिवाइड करता हूँ तो अप्रॉक्स 0.37 मोल आएगा। यहाँ पर हम पुनः 16 ग्राम को कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका मोलर मास 28 हमारे पास ग्राम होता है डिवाइड किया जाए तो 0.57 मोल निकल कर आएगा। अब 16 ग्राम H2 है जिसका मोलर मास अपन 2 लेकर डिवाइड करें तो 8 मोल हमको मिलेगा। अब हमारे पास सबके मोल दिखने लगे हैं तो उसके आधार पर सबसे ज्यादा D, फिर हमारे पास C, देन A, देन B। तो इसका करेक्ट जो हमारा आंसर बन रहा है क्या वो B अर्थात सेकेंड होने वाला है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर अपन देखते हैं तो यहाँ अगला क्वेश्चन हमारे पास सॉलिड स्टेट से आया है। कॉपर धातु FCC जालक, यहाँ लोगों ने थोड़ा सा गलती करा है, इसको BCC लेकर सॉल्व कराया जिससे उनके करेक्ट आंसर नहीं मिल रहे थे, पर यहाँ FCC पूछा गया है। एकक कोष्टिका के लिए हमारे पास जो लेंथ है वो 361 पिकोमीटर की है। किनारे की लंबाई के साथ क्रिस्टलीकृत होता है तो कॉपर परमाणु की त्रिज्या हमें निकालना है। तो हमारे पास सारे क्रिस्टल की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है यहाँ पर 4r√2a, ए हमारा एज लेंथ हो गया तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर फॉर्मूला। पहले अपन √2a डिवाइडेड बाय क्या हम 4 करा दें तो यहाँ पर हमारे पास √2 की जो वैल्यू निकल कर आती है 1.414 होता है। ए हमारे पास कितना दिया गया था 361 दिया गया था और डिवाइडेड बाय 4। अब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आपका आंसर 127 पिकोमीटर मिलेगा, 127 पिकोमीटर मिलेगा। तो आपका इस आधार पर करेक्ट जो आंसर है वो फर्स्ट है। ठीक, अगला देखें, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो यहाँ पर है कि यदि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का 75% 32 मिनट में पूरा हो जाता है तो इस अभिक्रिया का 50% पूरा होने के लिए कितना समय लगेगा। तो इसका शॉर्टकट भी हमने पढ़ रखा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी। तो हमारा क्या कि 3/4 कंप्लीट होने पर जो भी हमारे पास समय होता है उसको जब t½ के लिए काउंट करना हो तो सिंपल सा 2 × t½ वाला फॉर्मूला ले लेते हैं। तो हमारे पास 75% को पूरा होने में कितना समय लगा बेटा 32 मिनट, और यहाँ पर हमको आधा होने वाला समय चाहिए। तो क्या अब हम यहाँ से t½ बना सकते हैं तो यहाँ पर 32/2 तो कितना आने वाला है 60। तो ये 60 मिनट में हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ आंसर विल बी 16 मिनट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक बार पुनः कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया है। बाहरी चुंबकीय क्षेत्र रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रतिकर्षित करेगा। ठीक, अब ये पुनः ऐसा प्रश्न आया है जिसके 2 करेक्ट आंसर है, मतलब आपकी एग्जाम में 2 ऐसे प्रश्न भी सम्मिलित हैं जिसके हमारे पास 2 सही आंसर हो रहे हैं। तो हम चाहें तो इन 2 प्रश्न के लिए ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रतिकर्षित कौन करेगा तो जो प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा, डायमैग्नेटिक नेचर जिसका होगा, क्या वो हमारा कंपाउंड यहाँ पर प्रतिकर्षण शो करेगा चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक, तो यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर आपका कॉपर 2+ बनता है और कॉपर 2+ के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 आर्गन और क्या होता है 3d9 होता है जिसमें क्या एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी प्रकृति तो क्या होगी अनुचुंबकीय, मतलब ये तो आकर्षित होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर कैडमियम की तो कैडमियम का अगर हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो +2 आएगा और यहाँ पर क्रिप्टॉन यहाँ पर हो जाएगा 4d10। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके लिए सारे इलेक्ट्रॉन क्या पेयर्ड हैं, और पेयर्ड है मतलब ये भी क्या हमारे पास एक प्रतिचुंबकीय प्रकृति का कंपाउंड है, प्रतिकर्षण शो करेगा। ठीक है, अगर आगे मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट Fe2+ बनेगा जिसका कॉन्फ़िगरेशन हम जब लिखेंगे तो आर्गन
3D क्या होगा बेटा 6 होगा। तो यहाँ पर अगर हम इन 6 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं तो क्या कुछ इस तरह से होगा, पर हमारे पास लिगेंड स्ट्रांग है तो इनकी क्या होने वाली है, पेयरिंग होने वाली है। और पेयरिंग कर क्या, ये भी हमारा जो नेचर में होगा क्या होगा, प्रति चुंबकीय होगा। ठीक, लास्ट वाले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारा Fe3+ होगा, जिसके लिए हमारे पास क्या अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आर्गन 3d5 बनने वाला है। और आर्गन 3d5 का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो यहाँ पर ये 5 इलेक्ट्रॉन पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर 2 की तो पेयरिंग होगी, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, जिसके कारण इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, अणु चुंबकीय हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हो आपके पास इस क्वेश्चन के लिए 2 ऐसे ऑप्शन बन रहे हैं जहां पर हम लोग क्या इसको प्रतिचुंबकीय देख रहे हैं। ठीक, तो हमारे लिए यहाँ पर एक थर्ड वाला और एक सेकंड वाला, इस तरीके के 2 इस क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन फिर से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हेक्सा साइनेडो मैग्नेट सेकेंड आयन का प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण बोर मैग्नेट्रॉन में बताना है। तो भाई साहब आपका यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम मैग्नीज +2 स्टेट में है, तो हम लोग क्या इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। तो आर्गन यहाँ पर 3d5 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से 4s के 2 इलेक्ट्रॉन क्या इसके चार्ज के अकॉर्डिंग हमने बाहर करा दिए। तो यहाँ पर अब d के साथ हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हैं। हमारे पास जो साइनाइडो मतलब साइनाइड इसका क्या हमारे पास लिगेंड होता है, और जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो इन इलेक्ट्रॉनों की क्या कराएगा, पेयरिंग। तो हमारे पास इसके पास पेयरिंग के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा क्या वो कुछ इस तरह का होगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो इसके लिए n का वैल्यू आया 1। अब हम इसको क्या इस चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने वाले फॉर्मूले के साथ पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो √n × n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, n का मान कितना रखना है भाई 1, तो 1 + 2 यहाँ पर बोर मैग्नेट्रॉन, तो आपका क्या आ जाएगा √3 बोर मैग्नेट्रॉन, जिसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 1.73 बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास एक सिंपल सा क्वथनांक पर आधारित ऑर्डर है। निम्नलिखित यौगिक के बढ़ते हुए क्वथनांक का सही क्रम पेंटेन 1ऑल, एन ब्यूटेन, पेंटेनल और एथॉक्सी एथेन। तो भाई पेंटेन 1ऑल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक के बॉइलिंग पॉइंट को सबसे अधिक बढ़ा देता है। तो हमारे पास इस ऑर्डर में सबसे फर्स्ट जो आने वाला है पेंटेन 1ऑल आने वाला है, रीजन है हाइड्रोजन बंध। उसके बाद मैं बात करूं तो एथॉक्सी एथेन और पेंटेनल, इन दोनों के अंदर डाइपोल डाइपोल द्विध्रुव आकर्षण के कारण बचे अन्य यौगिक में क्या इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा। बट सर उसमें भी किसका ज्यादा होगा, तो उसमें हमारे पास क्या पेंटेनल का ज्यादा होगा इथॉक्सी एथेन से, कारण है अणुभार। दोनों में अट्रैक्शन फोर्स सेम है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, पर हम पेंटेनल का क्या अधिक क्यों कह रहे हैं, कारण है अणुभार। तो यहाँ पर सेकेंड हमारे पास पेंटेनल आएगा, थर्ड इथॉक्सी एथेन, देन लास्ट आएगा एन ब्यूटेन, रीजन है वीक बॉन्डर वॉल फोर्स। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑर्डर जो बन जाएगा वो एन ब्यूटेन, एथॉक्सी एथेन, पेंटेनल और पेंटेन 1ऑल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर 4। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन एक केमिकल रिएक्शन है, बट बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिनॉल दिया है, फिनॉल को जिंक चूर्ण से हमें रिएक्ट कराना है। तो यहाँ पर हमारा रिडक्शन कर क्या बेंजीन फॉर्म होगा। अब यहाँ बेंजीन पर फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन कराना है, वो भी अल्काइलेशन वाला। तो हमारे पास बेंजीन पर फ्रीडल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन से टालुइन फॉर्म होता है। अब इस टालुइन की अगर मैं आगे रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अर्थात पोटेशियम डाइक्रोमेट
एसिडिक मीडियम में लेकर कराऊंगा तो ये जो अल्काइल चेन है क्या ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पर मेरे पास सी ऑप्शन के अंदर क्या बेंजोइक एसिड फॉर्म होगा, और बेंजोइक एसिड मेरे पास क्या एक असक्रियणकारी समूह के रूप में होता है, जो कि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कराता है। कम असक्रियणकारी समूह मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। अब इस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के कारण किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक उस पोजीशन पर होगा जहां उसे अदर पोजीशन की तुलना में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा प्राप्त हो, जो कि क्या मुझे मेटा पोजीशन पर मिलेगी। अगर कोई असक्रियणकारी समूह है तो इसका हमारे पास क्या मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड फॉर्म होगा। यहां पर अर्थो पेरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं होगा क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा भाई, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें यहां पर हम लोग। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ पर हम सभी लोग, तो सरफेस केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन आया है। कुछ द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या सीमा नीचे दी गई है, सबकी वैल्यू दी गई है। हमको पूछा जा रहा है इसमें इनमें से किसका उपयोग बेहतर सुरक्षात्मक कोलाइड के रूप में करते हैं। तो भाई साहब हम लोगों ने पढ़ रखा है रक्षण क्षमता, प्रोटेक्टिंग पावर व्युत्क्रमानुपाती होती है स्वर्ण संख्या के, मतलब जिसके लिए स्वर्ण संख्या मान कम होगा उसकी प्रोटेक्टिंग पावर, उसकी रक्षण क्षमता सबसे ज्यादा है। तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास अगर ए की बात करें तो सबसे कम स्वर्ण संख्या है, मतलब इसके लिए रक्षण क्षमता की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। बहुत सिंपल सा हमारा यहाँ पर क्या इस क्वेश्चन का आंसर था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ए। ठीक, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है एनिलीन की 298 केल्विन पर सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर 47% उत्पाद हमको किसका प्राप्त होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था भाई साहब। यहाँ पर हम एनिलीन की बात करें और इसके साथ हम कंसंट्रेटेड क्या क्या लेने वाले हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड लेने वाले हैं। तो हम सब जानते हैं कि यहाँ से एनिलीन को H+ मिलेगा और यहाँ हमारे पास जो एनिलीनियम आयन फॉर्म हो जाएगा, और एनिलीनियम जब फॉर्म होता है तो ये एक्टिवेटिंग की जगह डीएक्टिवेटिंग प्रभाव शो करता है। अर्थात अब हमारे पास इसके लिए क्या -I प्रभाव NO2 का आएगा। यहाँ पर अब हम NO2 से कौन से प्रभाव को यहाँ पर देखेंगे, तो -I प्रभाव को, जिससे क्या हम बता सकते हैं कि -I अर्थों के लिए सबसे ज्यादा, फिर मेटा, फिर पेरा, और -I एक पॉजिटिव के लिए क्या अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, इसलिए वह प्रोडक्ट कम बनेगा जो अर्था सब्स्टिट्यूएंट अर्थो प्रतिस्थापी हो। तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक होता है अर्थो के लिए, एक होता है हमारे पास यहाँ पर इसके लिए मेटा के लिए, और एक होता है हमारा यहाँ पर पेरा के लिए। और अगर हम इसके आई इफेक्ट से इसका कितना परसेंटेज बनेगा, तो ये 51, ये 47 और ये होता है 2%, मतलब सबसे कम परसेंट अर्थो के लिए, उससे ज़्यादा मेटा के लिए, सबसे ज़्यादा पेरा के लिए। बट हमारे क्वेश्चन में 47% वाला प्रोडक्ट पूछा है, तो उसका करेक्ट आंसर होने वाला है मेटा नाइट्रो एनिलीन। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित यौगिकों में क्षारीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम, इसको अनगिनत बार कक्षा के अंदर हमने याद भी किया है और इसके क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो पहली बात तो हमारा जो एरोमेटिक एमीन है उसकी क्षारीयता कम। रीजन है यहाँ पर एमीन की क्षारीयता उसकी लोन पेयर आपको कितने आसानी से अवेलेबल होगी उसके बेस पर बताई जाती है।
और आपका एरोमेटिक जो एनिलीन एमीन है उसकी लोन पेयर रिजोनेंस में है, तो आपको इजीली अवेलेबल नहीं होगी। बचे एलिफेटिक की बात करें तो एलिफेटिक में आर अगर हमारे पास C2H5 ग्रुप है तो इसकी हमने एक ट्रिक बना रखी थी जहां पर हम 2310 इस ट्रिक को याद करके रखे थे। तो 2310 में सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा अल्काइल हमारे पास समूह के साथ क्षारीयता दर्शाता है, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन अमोनिया। चूंकि अमोनिया ऑप्शन में नहीं था तो हम अब इसका ऑर्डर पहचान लें। तो यहाँ पर सबसे कम हमारा एनिलीन होगा, देन हमारा 1 डिग्री आएगा, फिर हमारे पास 3 डिग्री आएगा, देन सबसे ज्यादा 2 डिग्री। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन हमको मिल रहा था वो सेकेंड मिल रहा था। अगला देखें, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है बहुत सिंपल सरल सा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक हेल बोलार्ड जेलेंस्की। तो ये रिवीजन कक्षाओं में आपको इस तरह के सारे क्वेश्चन बहुत बार और अधिक संख्या में आपको बताए गए थे। तो हेल बोलार्ड जेलेंस्की वे एसिड या वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो प्राप्त कराते हैं या देते हैं। तो हम बात करें यहाँ पर इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन भी चाहें तो चेक कर लें। तो यहाँ पर एक एल्डिहाइड है जो कि हेल बोलार्ड जेलेंस्की के लिए हम नहीं लेते हैं। यहाँ एक कीटोन है जो कि पुनः हेल बोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया के लिए हमारा रिएक्टेंट नहीं होता है। आखिरी जो है एसिड तो है बट वे एसिड नहीं है जो हमें हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन को शो करे, कारण है इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो चुका है, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित अम्लों की अम्लीयता शक्ति के बढ़ते हुए क्रम को व्यवस्थित करना है। ठीक भाई, तो हम सब जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए यहाँ पर इंडक्टिव प्रभाव की मदद से हमें अम्लीयता क्रम निर्धारित करना है और अम्लीयता समानुपाती -I व्युत्क्रमानुपाती +I समूह होता है। ठीक, अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ H है जिसका I प्रभाव हम लोग क्या 0 देखते हैं। ठीक है, अब हम फ्लोरीन की बात करें सर -I है, NO2 की बात करें -I है, Cl की बात करें -I। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस नंबर पावर का क्रम अपनाते हैं। इस पर बेस्ड आपको इस पेपर में 2 क्वेश्चन थे, ये सेकंड क्वेश्चन है। मतलब आप अगर यहाँ एसिडिटी का सीक्वेंस बहुत अच्छे से पढ़ कर गए होंगे तो ऑब्वियसली सबके सही प्रश्न हुए होंगे। तो यहाँ पर -I के पावर क्रम की बात करूं तो NO2 की पावर क्या फ्लोरीन और क्लोरीन की तुलना में अधिक होती है और देन फिर फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम अम्लीयता क्रम बनाएं तो सबसे ज्यादा -I NO2 के साथ आने वाला है, मतलब सर्वाधिक अम्लीयता क्या हमारे पास NO2CH2COOH समूह की होने वाली है, देन फ्लोरीन आ जाएगा, देन क्लोरीन और लास्ट वन हमारा फॉर्मिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो था वो चौथा था। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित यौगिकों में नाभिक रागी मतलब न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन का अटेक कहां पर हमारे लिए अभिक्रियाशीलता के लिए अधिक होगा, उसका बढ़ता हुआ क्रम हमको बताना है। मतलब इन कार्बोनिल कंपाउंड में किस कार्बोनिल कंपाउंड पर एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक बहुत अच्छा और अधिक या कहें कि तीव्र गति से होगा। तो भाई हम सब जानते हैं कि अगर एक कीटोन और एक एल्डिहाइड में नाभिक स्नेही की अटैक की बात करें तो वो एल्डिहाइड में ज्यादा होता है। सर ऐसा क्यों? इसके लिए हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से कंपेयर करते हैं। जिसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा ज्यादा, उसके लिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक ज्यादा होगा, जो कि हमारे पास क्या एल्डिहाइड में होता है। ठीक, तो एल्डिहाइड कीटोन में तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। बट अगर हम इस तरह के ऑप्शन में बात करें तो अब हमारे पास देखो यहाँ पर बेंजील्डिहाइड के साथ क्या लगाया गया है, पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप। ठीक, नाइट्रो ग्रुप इन द सेंस -M प्रभाव डालने वाला। आगे देखें हमारे पास क्या है यहाँ पर बेंजील्डिहाइड जिसके साथ कोई ग्रुप नहीं लगा है,
नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या बेंजल्डिहाइड के साथ CH3 को जोड़ कर दिया गया है पैरा पोजीशन पर, और अंत में एसिटोफिनॉन। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या खींचा जा रहा है रिंग की तरफ, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा हमको क्या पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड में मिलेगा। अब यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, मतलब यहाँ पर हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो होना चाहिए एक्चुअल में वो है, बट यहाँ पर उस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को क्या मिथाइल ग्रुप से कम किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। मतलब अगर हम इन तीनों में कंपेयर कराएं तो सबसे ज्यादा क्या हमारा बेंजल्डिहाइड, हमारा पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, फिर बेंजल्डिहाइड, देन हमारा पैरा मिथाइल, क्या यहाँ पर बेंजल्डिहाइड, और लास्ट वन एसिटोफिनॉन। ये हमारा रिएक्टिविटी का करेक्ट ऑर्डर था। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, पैरा टॉलुइन एल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन, मतलब करेक्ट इसका जो ऑप्शन है वो थर्ड है। तो यहाँ पर हमने क्या नेक्स्ट जो 20 ग्रुप था उसका सॉल्यूशन देखा। अब अगले 10 प्रश्न के लिए आपके सामने राम खांडे सर आएंगे, जो आपको अगले 10 क्वेश्चन का यहाँ बहुत सरल शब्दों में सॉल्यूशन देने वाले हैं। जय हिंद बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। तो 1 से 20 तक के जो क्वेश्चन थे वो नागर सर ने आपके साथ डिस्कस कर लिए, और 21 से जो 40 तक के क्वेश्चन थे वो राजेश खोदरे सर ने आपके साथ डिस्कस कर लिए। तो लास्ट के जो 10 क्वेश्चन है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 41 क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन जो वो NCERT बेस्ड है, तो बात हो रही है गाटरमान कोच रिएक्शन की, और गाटरमान कोच रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो आपको बताना है। तो अगर हम गाटरमान कोच रिएक्शन की बात करें बेटा, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl से, और हम प्रेजेंस लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3 CuCl। ठीक है, तो होता क्या बेटा, हमें मिलता है बेंजल्डिहाइड। क्या मिलता है मेरे भाई, बेंजल्डिहाइड। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है वो समझिए। होता क्या है कि इन दोनों की रिएक्शन होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की रिएक्शन होगी, और बेटा इनकी रिएक्शन से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है जो कि आपका H3 ट्रिपल बॉन्ड O और O पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड। ठीक है, तो 41 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड। चलिए आगे चलते हैं 42 पे। 42 में क्या बोला है, फॉर्मल्डिहाइड अंडरगोस केनी-जारो रिएक्शन। ये भी NCERT बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। केनी-जारो रिएक्शन सभी ने पढ़ी है। ठीक है, केनी-जारो रिएक्शन जो है वो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड शो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड शो करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। उसमें एक मॉलिक्यूल का क्या होगा बेटा, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है और एक मॉलिक्यूल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे केनी-जारो रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के लिए आपको लिखना है, फॉर्मल्डिहाइड मतलब HCHO, इसके हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं कंसंट्रेटेड KOH के साथ। तो होगा क्या कि एक मॉलिक्यूल का तो आपको क्या करना है, रिडक्शन। तो एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से बनेगा बेटा मेथिल अल्कोहल, और एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करना है। तो जब आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड बनेगा, और होगा क्या कि एसिड जो है वो बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका HCOOK। तो अब अगर इसको ध्यान से देखो आप, तो इसमें हो क्या रहा है, ऐसे कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो केनी-जारो रिएक्शन शो नहीं करेंगे, और ऐसे कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो केनी-जारो रिएक्शन शो करेंगे। इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। इट हैज अल्फा हाइड्रोजन, नहीं, क्योंकि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो केनी-जारो रिएक्शन देंगे। इट डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, ये बी करेक्ट है। इट डज नॉट अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, ये गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि इसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। इट अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी। तो बी और डी किसमें बेटा, फर्स्ट में। तो 42 का जो सही है वो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 देखिए, 43 ईथर से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सभी ने पढ़ी होगी बेटा। इसमें देखिए ये हमारे पास ईथर है CH3O इसकी रिएक्शन बेटा आपको किससे करानी है, HI से। तो आपने सबसे पहले ये पढ़ा होगा कि सबसे पहले अटैक करता है H+। कौन अटैक करता है बेटा, H+।
तो जब ईथर पे H+ अटैक करेगा तो कुछ इस तरह से फॉर्मेशन कर लेगा। देखो CH3 होल थ्राइस, यहाँ पर रहेगा आपका CO, और H+ जो है वो O पे अटैक कर जाएगा। O पे क्या आ जाएगा बेटा, प्लस सिंगल बॉन्ड CH3। अब ध्यान समझेगा, ये तो फर्स्ट स्टेप थी। फर्स्ट स्टेप में कौन अटैक करा, H+। अब सेकेंड स्टेप में I- अटैक करेगा तो होगा क्या कि हम यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करते हैं। तो आप ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक कर सकते हो और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक कर सकते हो। तो सर कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा बेटा। होता क्या, देखिए R1 है और एक R2 है। सपोज इसको आपने बोल दिया R1 और ये क्या हो गया R2। अगर आप इसको R2 बोलोगे तो ये हो जाएगा R1। अब ध्यान समझिएगा, देखिए अगर R1 और R2 में से कोई एक भी अगर 3 डिग्री हो जाएगा तो हम SN1 से जाएंगे। R1 और R2 में से कोई एक भी अगर 3 डिग्री होता है तो हम किससे जाते हैं बेटा, SN1 से, क्योंकि जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है, ठीक है, वो किसको फेवर करेगा बेटा, SN1 रिएक्शन को। तो अब ध्यान समझिएगा, इसकी डिग्री देखो, इसकी डिग्री अगर देखोगे आप तो ये 3 डिग्री है मेरा भाई, और अगर आप इसकी डिग्री देखोगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री। तो 3 डिग्री और 1 डिग्री आ गया, और अगर 3 डिग्री और 1 डिग्री है तो हम SN1 रिएक्शन से जाएंगे, ठीक है। तो हम मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन पे I- का अटैक कराएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बेटा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, और यहाँ से क्या मिलेगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो हम कहाँ से जाएंगे, 3 डिग्री कार्बोकेटायन से, ठीक है। तो यहाँ से हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे जिससे CH3OH अलग हो जाएगा। तो CH3OH अलग हो जाएगा और साथ में आपको क्या मिल जाएगा बेटा, CH3 होल थ्राइस C, और इसके साथ क्या आ जाएगा I, ठीक है। तो अब इसे ध्यान से देखते हैं, देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। इन स्टेप सेकेंड ऑफ द रिएक्शन द डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप, एल्कोहल निकल रहा है, ठीक है, जिससे क्या लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बना, नहीं, जब CH3OH का डिपार्चर हो रहा है तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, ठीक है, जो कि 3 डिग्री है। ये तो गलत हो गया। इन स्टेप सेकेंड ऑफ द रिएक्शन द डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप CH3OH क्रिएट्स मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, ये बिल्कुल सही है। द रिएक्शन फॉलो SN1 मैकेनिज्म, ये भी सही है बेटा। तो B और C जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। तो किसमें B और C चेक कर लेते हैं, तो B और C जो है वो सेकेंड में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। R1 और R2 में से अगर किसी की भी एक की 3 डिग्री है और एक की 1 डिग्री है तो हम SN1 से जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये भी NCERT बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। ऐसा क्यों होता है वो समझिए। देखिए एनिलीन का मतलब बेंजीन रिंग से क्या अटैच है मेरा भाई, NH2। तो होता क्या है कि ये जो आपका एनिलीन है ये एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्शन कर लेगा, और जब एनिलीन एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्शन करता है ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, और उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, NH2 नाइट्रोजन पाया जाएगा प्लस और AlCl3 माइनस, ठीक है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इट फॉर्म सॉल्ट विथ लुइस एसिड कैटालिस्ट AlCl3। बिल्कुल, होता क्या है कि जो एनिलीन है वो एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन ऑफ एलिन एक्वायर नेगेटिव चार्ज, तो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो नेगेटिव चार्ज नहीं है मेरे भाई, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा, ये सही है, ठीक है। नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, ये बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन एक्ट एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इन द फर्दर रिएक्शन, होता क्या है कि यहाँ पे नाइट्रोजन पे आ गया प्लस, जिससे ये रिंग को क्या कर देगा बेटा, डीएक्टिवेट, ठीक है। तो सही कौन कौन से होगा हमारे पास, बी का हटा दो, तो ए सही है, सी सही है और डी सही है, ठीक है। तो ए सी और डी किस में है भाई, थर्ड में। तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 45, एल्थोक्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, हमें यह पता है कि क्लोरीन का -I लगता है। येट इट इज ऑर्थोपेरा डायरेक्टिन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज। अब ध्यान समझिएगा भाई, देखो क्लोरीन है, इसको आपने अगर बेंजीन रिंग से अटैच कर दिया, ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे दो इफेक्ट लगते हैं क्लोरीन के। एक तो मेरे भाई लगता है -I और एक लगता है +M। क्लोरीन -I से बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और +M से इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये चीज क्लियर। -I से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और +M से इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर आप इसका थर्ड ऑप्शन ध्यान से पढ़ें, क्लोरीन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन थ्रू रिजोनेंस, ये ऑप्शन जो बेटा गलत है। यहाँ पे क्लोरीन जो है वह रिजोनेंस से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, रिजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो जिसमें मेरा भाई सी है वो तो गलत हो जाएगा, बाकी ए बी और डी जो है ये करेक्ट होगा। तो ए बी और डी किसमें बेटा, चेक कर लो, तो ए बी और डी जो है वो किसमें, फर्स्ट में, तो ये सही है, क्योंकि सी जिसमें भी हो गलत होगा,
क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है रिजोनेंस करके, ना कि ले रहा है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 46 इटार्ड रिएक्शन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, सभी ने पढ़ा है बेटा। इसमें हम क्या करते हैं, टोलुइन लेते हैं, ठीक है, और टोलुइन की रिएक्शन आप कराते हो CrO2 Cl2 से, क्रोमिल क्लोराइड से, और किसकी प्रेजेंस है बेटा, CH2 की। तो आपको एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स मिलता है, क्या मिलता है बेटा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और इसकी जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस से हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड मिलेगा, जिसे आप बोलते हो बेंजल डिहाइड, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन में क्या मिलता है, बेंजल डिहाइड मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन था बेटा। देखो यहाँ पे क्या बोला है, एमिनो एसिड लिंक्ड इन स्पेसिफिक सीक्वेंस, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर एमिनो एसिड स्पेसिफिक सीक्वेंस में लिंक्ड है बेटा तो वो होता है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ए का क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट। अब देखिए रेगुलर फोल्डिंग ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर स्पेसिफिक सीक्वेंस का रेगुलर फोल्डिंग हो रहा है तो उसे जनरेट होता है बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो बी जो है, बी का क्या हो जाएगा बेटा आपका सेकेंड हो जाएगा। फिब्रस प्रोटीन जो है ये आपने पढ़ा होगा, ये होता है आपका टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो सी का आंसर हो जाएगा बेटा फोर्थ, ठीक है। और स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, अगर 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का स्पेशल अरेंजमेंट होता है तो उससे हमें मिलता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है भाई। तो डी का क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी का हो जाएगा थर्ड। तो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ और थर्ड चेक कर लेते किसमें बेटा। ए का फर्स्ट देखो, ए का फर्स्ट तो कहीं में दिख रहा है, ठीक है, इसमें भी है। अब चेक करते हैं बी का क्या है सेकंड, तो बी का सेकंड इसमें, ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ तो कैंसिल कर दो, ठीक है। अब बचा क्या फर्स्ट और थर्ड। सी का फोर्थ, तो सी का फोर्थ जो है वो आपको दिख रहा होगा थर्ड में, तो थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो डी का क्या बेटा थर्ड। चलिए आगे चलते हैं। तो 47 का सही आंसर क्या है थर्ड। नेक्स्ट 48, ये भी मेज दो कॉलम वाला एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसने एनसीईआरटी पढ़ के गया जो बच्चा वो 40 क्वेश्चन आराम से सॉल्व करके आएगा। चलिए देखते हैं। टोलेंस रिएजेंट बच्चा जानता बेटा क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो हम लिख लेते हैं ए का क्या हो जाएगा बेटा थर्ड हो जाएगा, ठीक है। जोन्स रिएजेंट की बात करें तो ये होता है आपका क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। तो बी का क्या हो जाएगा मेरे भाई फोर्थ हो जाएगा। लुकास रिएजेंट कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, तो सी का हो जाएगा बेटा आपके पास सेकेंड, ठीक है। और फेलिंग सॉल्यूशन मतलब रेसेल सॉल्ट, तो डी का हो जाएगा आपके पास फर्स्ट। तो मैच कर लेते हैं अपन। देखिए डी का फर्स्ट देखो, अगर डी का फर्स्ट जो है वो केवल फर्स्ट में ही है तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट। देख लीजिए ए का क्या हो जाएगा थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। चलिए बढ़िया आगे 49 पे चलते हैं बेटा। 49 में देखिए अगेन मेज दो कॉलम वाला क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी में हेलो एल्किन और हेलो एरिन से क्वेश्चन है, ठीक है। स्वार्ट्ज रिएक्शन की बात करें बेटा तो जो स्वार्ट्ज रिएक्शन है इसमें बनता है बेटा अल्काइल फ्लोराइड। क्या बनता है मेरे भाई अल्काइल फ्लोराइड। तो ए की बात करें तो ए का जो सही आंसर है वो जाएगा आपका थर्ड। पिंकलिस्टन रिएक्शन जो है इसमें बनता है बेटा अल्काइल आयोडाइड, तो बी का हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। बी का क्या हो गया मेरा भाई फोर्थ। सेंड रिएक्शन में होता क्या है कि आपका हेलोबेंजीन बनेगा, तो सी का हो जाएगा फर्स्ट। और वुड रिएक्शन की बात करें बेटा तो सबको पता है इसमें एल्केन बनता है, तो डी का क्या हो जाएगा सेकेंड। चलिए चेक कर लेते हैं। डी का अगर सेकंड की बात करें तो डी का सेकंड जो है वो एक ही में है, वो फोर्थ हो जाएगा, तो फोर्थ इज करेक्ट, ठीक है। तो 49 का सही आंसर क्या बेटा फोर्थ। चलिए आगे चल रहे हैं 50 लास्ट क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से। देखिए विटामिन ए की कमी से होता है जीरोफ्थेल्मिया, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा बेटा ए का हो जाएगा सेकेंड। थायमिन की कमी से होगा बेरी, तो बी का हो जाएगा आपके पास थर्ड। और अगर हम ये एनसीईआरटी में लिखा है स्ट्रेडियोल, इसकी बात करें तो ये फीमेल सेक्स हार्मोन है और इसकी वजह से क्या होता है बेटा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। तो डी की बात करेगा तो डी का क्या हो जाएगा फर्स्ट। तो डी का फर्स्ट किस में दिख रहा है आपको, देखिए डी का फर्स्ट जो है वो आपको दो ऑप्शन में दिख रहा है और मैच कर लेते हैं। ए का सेकंड जो है ए का सेकंड है और यहाँ पे ए का थर्ड है, तो ये नहीं हो सकता, तो ए का जो सेकंड है वो आपको फोर्थ में दिख रहा है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा फोर्थ। ये 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन था केमिस्ट्री पेपर का, ठीक है।